अच्छा, इसमें आप लिख दो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेस। एक आपके पास पॉइंट मास होगा, एक आपके पास सोर्स मास होगा। टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेस एंड द फोर्सेस inversely proportional to the square of their separation, to the square of their separation। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। और इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने ग्रेविटेशन जो हमारे पास फोर्स आ रही है, हमने इसका फार्मूला क्या बना लिया था? हमने इसका फार्मूला बना लिया था कि जो एफ जी हमारे पास होती है वो इक्वल्स टू हो जाती है आपके पास इक्वल्स टू जी एंड देन एम ओवर आर स्क्वायर। अब ये जो जी होता है, जी आपके पास कांस्टेंट होता है, तो ये ना फार्मूला हमने फिर इस डेफिनेशन से हमने यहाँ पे डिराइव भी कर लिया। अच्छा, अब वो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा अब वो हमें यहाँ पे क्या कहते हैं कि सेकंड पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं अ प्लैनेट में बी कंसिडर्ड एज अ यूनिफॉर्म स्फीयर। अ सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ पीरियड t अराउंड द प्लैनेट एट अ हाइट h above the surface. The height of the orbit can be adjusted by the use of the satellite's rocket engines. Figure number 1.1 shows the variation with h of the t raised to the power 2 over 3 उसने पावर दी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम जो t आ रहा है ये उन्होंने क्या दे दी, ये उन्होंने वो दे दिया है ऑर्बिट का टाइम दे दिया, लेकिन उसको उन्होंने पावर के हिसाब से दिया। और यहाँ पे उन्होंने एच जो हाइट आ रही है उसको दे दिया कि वो कह रहे हैं एट अ हाइट अबव द सरफेस। तो वो अबव द सरफेस किस तरह ऑर्बिट कर रही है? तो लेट्स सपोज आपके पास अगर जो प्लैनेट आ रहा है वो कुछ इस तरह है ना, तो दिस इज़ योर प्लैनेट, और यहाँ पे आपके पास अ प्लैनेट में बी कंसिडर्ड एज अ सैटेलाइट इज़ इन ऑर्बिट। तो एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है इसको, तो ये एक सैटेलाइट आ रही है। अब ये वाली जो चीज़ आ रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी सरफेस से जो हाइट आ रही है उसको इसने एज से रिप्रेजेंट कर दिया। और जितना इसको टाइम लगता है इस पूरा जर्नी को कवर करने में, ये वाली जो पूरी की पूरी यहाँ पर जर्नी आ रही होती है, इसको कवर करने में आपके पास कितना टाइम लगता है? आपके पास टाइम टी लग रहा होता है, जो कि उसने यहाँ पे दी। तो इसके दरम्यान उन्होंने यहाँ पे रिलेशन बनाया हुआ है। और अब वो कह रहे हैं बाय रेफरेंस टू दी फोर्सेस एक्सप्लेन बाय द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज सर्कुलर। तो ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट हमने बताने के सर्कुलर क्यों है। अच्छा, अब इसमें होता कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या करती है? वो परपेंडिकुलर एक्ट करती है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो भी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगी टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और फिर हमारे पास फोर्स सेंटर में लग जाती है। तो होता कि यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, तो ग्रेविटी की फोर्स इसके ऊपर कहाँ पे लगेगी भला? डायरेक्टली नीचे लगेगी, परपेंडिकुलर लगेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए, तो फिर इसके ऊपर ग्रेविटी कहाँ पे लगेगी? इसके ऊपर ग्रेविटी डायरेक्टली इस तरह लगेगी, परपेंडिकुलर। जाए यहाँ पर रही है, लेकिन इस तरह करके परपेंडिकुलर ये ग्रेविटी लग जाएगी। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे पर्पज़ होता है। और इसी तरह अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो फिर इस तरह नीचे को आ जाए, अगर वो नीचे को आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रेविटी किस तरह लगेगी? आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है और जो इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है वो कहाँ पे लग रही है? यहाँ पे लग रही होगी। ठीक है, तो इस तरह आप ना इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर करते हो। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स परपेंडिकुलर gravitational force acts perpendicular to the direction of motion। और इसके बाद आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो क्या करती है? इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स
gravitational force provides centripetal acceleration which provides centripetal फोर्स। ठीक है, तो इसकी वर्किंग यहाँ पे ये हो जाएगी। ये मुझे बताओ यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। फाहद, अनमान, इज दिस क्लियर? अच्छा, इसके बाद वो हमें क्या कहते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर, यूज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू शो दैट H and T are related by this equation where G is the gravitational constant and A and B are constants that depend on the properties of the planet. अच्छा, तो G आपके हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, A और B हमारे पास कांस्टेंट है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लैनेट। एंड और वो कह रहे हैं हमें यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू शो दैट H and T आर रिलेटेड बाय दिस। ओके, H and T को हमने इससे किसी तरह ना रिलेट करके शो करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट, लेट मी सी। अच्छा, इसमें यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक A आ रहा है और एक यहाँ पे B आ रहा है। ओके, नीचे 4π² है। अच्छा, चलो इसको अभी करते हैं सॉल्व। पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या था कि जो Fg होती है हमारे पास वो इक्वल्स टू हो जाती है G एंड देन mm/r²। तो इसको हमने ना यूज़ करके बताना है कि हमारे पास जो A टू शो दैट द H and T आर रिलेटेड बाय दिस। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने करना कि बेसिकली हमने बस ना इस इक्वेशन को किसी तरीके से शो करना है कि ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली ही इक्वेशन बनी है। हमने इस तरह करके इसको यहाँ पे ना शो करना है। तो यहाँ पे Fg हमारे पास, अगर न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ को हम यूज़ करें तो Fg हमारे पास Gmm/r² के इक्वल्स टू होती है। ठीक है, अब जो Gmm/r² होता है इसको आप डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो। आपके पास क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है क्या करिए, ये Fc प्रोवाइड कर रही है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो Fg है वो क्या कर रही है, वो Fc प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे Fg की जगह आप लिख दो Gmm/r² और इसकी जगह आप लिख दो mr/w² करके लिख दो। ठीक है, इस तरह करके लिख दो। बाकी ये है कि यहाँ पे जो r आना ना, r को आप रिप्लेस कर लो x से या किसी और वेरिएबल से आप रिप्लेस कर लो। इसको आप रिप्लेस कर लो a से रिप्लेस कर लो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे r आप कैंसिल नहीं करना चाह रहे। ठीक है, दोनों r की डिफरेंट वैल्यूज़ होगी, सेम वैल्यूज़ ही होगी। तो इस चीज़ का बस हमने यहाँ पे ख्याल करना है। तो एक ये चीज़ होगी, यहाँ बल्कि सेम ही कर लो, आर ही ले लो, इसको भी आर ही ले लो, क्योंकि दोनों एक ही प्लानट की यहाँ पे बात हो रही है, तो दोनों ही आ रहेंगे, सेम ही होगा बल्कि। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे आर ले लो। अब इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है यहाँ पे। ये वाली चीज़ें तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये भी कैंसिल आउट होगी, और यहाँ पर अगर हम देखें ये कैंसिल आउट नहीं होगा। चलो इसको थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा Gm इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा r² r² मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या आ जाएगा, r3 आ जाएगा। अब हमने करना पता है क्या, ये वाली जो इक्वेशन आ रही है ना, जो g वाली वैल्यू आ रही है और g के साथ जो भी कुछ आ रहा है उसको एक साइड पे कर लो, जिस तरह Gm को मैंने कर लिया, और जो क्यूब वाली चीज़ें आ रही हैं उनको एक साइड पे कर लो, ताकि हमें थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या हमने ये जो चीज़ किया क्या वो इस इक्वेशन के इक्वल्स टू होता है या नहीं होता। तो थोड़ा सा हमने ना इस चीज़ को इसके इक्वल टू हमने करना है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करें, अच्छा अब ये जो स्क्वायर है ना, ये अजीब सी चीज़ है। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि इस साइड पे हमारे पास खाली क्यूब आ रहा है, तो एक साइड पे आपने खाली क्यूब रखना है, स्क्वायर का कोई काम नहीं है। तो इसमें फिर आप ऐसा करो, आप r³ को यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे भी क्यूब आ रहा है, यहाँ पे भी क्यूब आ रहा है, और Gm यहाँ पे ले आओ और w² आप यहाँ पे नीचे कर लो। अब एक और चीज़ ये हो सकती है कि जो w होता है आपके पास वो किसके इक्वल्स टू होता है, w इज़ इक्वल्स टू 2π/t, राइट। तो आपके पास जो w² होगा वो किसके इक्वल्स टू बन जाएगा, 4π²
टी स्क्वायर के इक्वल्स टू बन जाएगा। तो ये हम इसको प्लग इन करते हैं और मेरे ख्याल में कुछ इस तरह की ना इक्वेशन आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास हो जाएगा R3 और इसके अंदर आपके पास हो जाएगा GM ओवर 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख लो R3, यहाँ पे हो जाएगा GM और नीचे 4 पाई स्क्वायर ही रहेगा, टी स्क्वायर यहाँ पे इस तरह नीचे बिल्कुल ही डिवाइड हो रहा था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जाके ना आपके पास टी स्क्वायर आप यहाँ पे लिख दो इस फॉर्मेट में करके। तो अब हमारे पास कुछ ना यहाँ पे इस फॉर्मेट पे डेटा आ गया, और बी की खैर अभी भी नहीं हमें पता चला, ऐसे कर तो लिया हमने, लेकिन अब यहाँ से हमें पता क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो ए हमारे पास है ना, ए बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल्स टू है, ए इज़ दी मास ऑफ सोर्स मास या मास ऑफ प्लैनेट कह लो आप, तो ए इज़ दी मास ऑफ प्लैनेट, ये हमें पता लग गया। अब जो बी है यहाँ पर वो तो यहीं पे रेडियस ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खाली R3 है ना, तो इसका मतलब है H प्लस बी इज़ इक्वल्स टू R, उसने इस तरह करके कुछ कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे उसने ये चीज़ कही है कि जो आपके पास H प्लस बी है ना, वो फिर आपके पास इक्वल्स टू हो जाएगा R के, या अगर इनको क्यूब करना है तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा R क्यूब के। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो आपके पास B है और जो H है ना, वो आपके पास किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, वो आपके पास इक्वल्स टू हो जाएगा रेडियस के। तो यहाँ पर आप कह दो कि जो आपके पास B आ रहा है और जो H आ रहा है वो आपके पास इक्वल्स टू हो जाएगा रेडियस ऑफ प्लैनेट के। बताओ ईमान। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, आपने क्या बताया फिर से बताओ। अच्छा, इसमें मैंने कहाँ से समझ नहीं आई बताओ। ये जो आपने मैथ्स ऑफ प्लैनेट वाला बताया। अच्छा, इसमें ये था कि हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली ना, R क्यूब इक्वल्स टू GM ओवर 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये बेसिकली इस क्वेश्चन वाली इक्वेशन के इक्वल्स टू हो गया। R क्यूब की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास R की जगह आ रहा है H प्लस बी, R की जगह H प्लस बी आ रहा है, क्यूब वैसे ही आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास G एज इट इज़ आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर एज इट इज़ आ रहा है, टी स्क्वायर एज इट इज़ आ रहा है, बस M की जगह हमारे पास A आ गया। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज़ आ रही है ना, आप कह दो कि आपके पास जो ये A आ रहा है वो किसके इक्वल्स टू है, वो इक्वल्स टू है यहाँ पे M के इक्वल्स टू है। तो A इक्वल्स टू मास ऑफ प्लैनेट हो जाएगा, और जो आपके पास R क्यूब है वो किसके इक्वल्स टू आ रहा है, वो इसके इक्वल्स टू आ रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो B प्लस H जो है ना, वो आपके पास रेडियस ऑफ प्लैनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। अच्छा, इसमें भी मैं एक और चीज़ बताऊँ, मैंने यहाँ पे खाली B को क्यों मैंने रेडियस ऑफ प्लैनेट किया, मैंने H प्लस बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ प्लैनेट क्यों नहीं कहा, मैंने इसलिए नहीं कहा बिकॉज मैंने यहाँ पे देखो मैंने इस तरह की डायग्राम बनाई थी ना। रेडियस आपके पास क्या होता है, रेडियस आप कह सकते हो कि आपके पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपके पास जो होती है ना चीज़, एक मिनट, अच्छा, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो आपके पास चीज़ होती है ना, वो रेडियस की इक्वल्स टू होती है। लेकिन हाइट तो आपके पास कांस्टेंट है, जो भी उसकी ऑर्बिटल की हाइट है वो सेम हाइट पे रह रहा है, और हाइट को आप रेडियस का पार्ट ही इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ये वाला जो आर की हम बात कर रहे थे ना, ये वाला जो आर आ रहा था, ये सेपरेशन वाला आर है, मतलब टोटल डिस्टेंस वाला आर है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हम ये वाली जो वैल्यू होती है ना, FG वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाली, उसमें जो आर हम ले रहे होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो रेडियस हो। मैंने इसमें ये जो आर होता है ना, ये बेसिकली वो आपके पास डिस्टेंस होता है, या सेपरेशन को आप आर कहते हैं। तो इसको बिल्कुल इस तरह कंफ्यूज मत करना कि आपके पास रेडियस है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारे पास रेडियस नहीं होगा, हाइट हमारे पास एज इट इज़ आ गई, लेकिन जो बी होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारे पास रेडियस हो जाएगा। अब ये वाला जो आर है ना, इसके अंदर आपके पास हाइट भी इंक्लूडेड है और रेडियस भी इंक्लूडेड है, बिकॉज हाइट प्लस रेडियस वुड मेक अप टोटल सेपरेशन या टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसको डी से बेशक आप रिप्रेजेंट कर लो, लेकिन नॉर्मली आपके पास पेपर्स में मार्किंग सीन में फार्मूला में आर यूज़ हो रहा था। तो लेकिन ये रेडियस वाला आर नहीं है, ये दूसरा वाला आर है, ये डिस्टेंस वाला आर है, और इस डिस्टेंस के अंदर हाइट भी है और इसके अंदर रेडियस भी है। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया हाइट प्लस बी, तो यहाँ पे हाइट उन्होंने इंक्लूड कर दी, तो जो बी बाकी बचा वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह हमने इसको अरेंज किया। तो बस हमने रिलेशन यहाँ पे शो किया। थोड़ा सा अजीब ही क्वेश्चन था, बिकॉज उन्होंने कुछ आपको वो डिटेल नहीं बताई थी कि करना क्या, बट उन्होंने बस यही कहा था कि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करो और बताओ कि ये जो फार्मूला है उससे रिलेट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एफ जी का मैंने फार्मूला लिखा, फिर मैंने रियलाइज़ किया जो कि एफ जी है वही तो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही। तो एफ जी इक्वल्स टू एफ सी कर दिया। अब ऐसा मैंने किया तो मैंने इक्वेशन को इस फॉर्मेट में मैंने
ट्रांसफॉर्म कर लिया। जैसे इस फॉर्मेट मैंने ट्रांसफॉर्म किया, मैंने फाइंड किया कि ये तो बिल्कुल ही सेम इक्वेशन बन रही है, बस आपके पास जो ए है वो एम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे चीज़ की। तो ये मुझे बताओ समझ आती है सबको बात? ये फ़हद और ईमान, इज़ इट क्लियर? फ़हद आपको भी समझ आ गई है? हाँ जी सर। ओके। अच्छा, अब ना हमारे पास यहाँ पे एक थर्ड क्वेश्चन आता है। इसमें वो कहते हैं यूज़ द ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इन फिगर नंबर 1.1 टू डिटरमिन द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यूज़ हमने निकाली हैं यूजिंग द ग्रेडियंट एंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इन फिगर नंबर 1.1। अच्छा, तो इसमें हमने ग्रेडियंट यूज़ करना है, इंटरसेप्ट यूज़ करनी है। अब ए हमारे पास मैथ आ रहा है, बी हमारे पास रेडियस आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ग्रेडियंट, वैसे इसका होगा क्या, ग्रेडियंट एच आर है टी टू, ओके एक मिनट तो मुझे बस, यहाँ पे एच आ रहा है आपके पास, यहाँ पे टी स्क्वायर आ रहा है, ओके। अब अगर इस टी को मैंने, अब ये फार्मूला ना थोड़ा सा, ये इस फार्मूले से ही होगा बट थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, बट इसको हम चेंज कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में वो करवाना चाह रहे हैं ना। चलो इसको लिख के देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सबसे पहले एच प्लस बी 3 इक्वल्स टू जी ए ओवर 4 पाई स्क्वायर एंड देन टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे इसमें उन्होंने कहा यहाँ का ग्रेडियंट यूज़ करो, यहाँ की वाई इंटरसेप्ट यूज़ करो, लेकिन हमें इसको y इक्वल्स टू एम एक्स वाली फॉर्मेट में करवाना है ताकि हमारे पास y वाली साइड पे t 2/3 आ जाए और इस साइड पे हमारे पास h आ जाए। लेकिन t को हमने इस पावर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब मेरा जो ख्याल है, यहाँ पे हम ये जो क्यूब आ रहा है, क्यूब का अगर हम यहाँ पे ख़त्म करें क्यूब को, मतलब यहाँ पे अंडर रूट क्यूब लें और यहाँ पर भी अंडर रूट क्यूब लें, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसकी पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है। ओके, 3/2 होगी या 2/3 होगी? एक मिनट, 1/3 इंटू 2 करेंगे तो 2/3 होगी, ठीक है, 2/3 हो जाएगी, क्योंकि 1/3 होता ना तो वो 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह करके ना हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं उस फॉर्मेट में जिस तरह वो ग्राफ करे। तो पहला तो हमारे पास स्टेप ये है कि हमने ये करना है, ठीक है। अब इनसे परेशान नहीं होना इन क्वेश्चन से, देखो लेंथी क्वेश्चन हैं और ये मुश्किल क्वेश्चन हैं, दिखने में लग रहा है कि आसान है बट दीज आर एक्चुअली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, सम ऑफ दी मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ये देखो 5 नंबर का उसने सवाल दिया, यहाँ पे 3 नंबर का दिया, तो ये मुश्किल ही सवाल है। तो ये मत देखना कि उन्होंने खाली छोटी छोटी चीज़ें की और उसमें मसले हो रहे हैं तो आसान सवाल आप लोगों को मुश्किल लग रही है। आसान सवाल नहीं है, इट्स कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्यूब हटा लो और जैसे ही आप लोग यहाँ से क्यूब हटाओगे तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, एक मिनट, इसको क्या, अच्छा। अब सबसे पहले जब इसके अंदर से आप क्यूब हटाओगे तो यहाँ पर रह जाएगा एच प्लस बी और यहाँ पर आप कह लो आपके पास आ जाएगा √3 एंड देन जी ए ओवर 4π2। अब इसकी मैंने पावर लिखनी है तो मैं √3 के बजाय मैं ना पावर बस लिख देता हूँ डायरेक्टली, तो √3 की पावर 1/3 होती है, तो ये मैं इससे करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जो हमें पावर रिक्वायर्ड है ना, वही वाली पावर आपके पास वापस आ जाएगी। तो एच प्लस बी इक्वल्स टू √this जी ए ओवर 4π² और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2/3। तो ये 2/3 बन गया और ये हमारे पास y पे आ रहा है, तो इसको हमने आइसोलेट करना है क्योंकि दिस इज़ दी पार्ट ऑफ आर y। तो इसको यहाँ पे आप ऐसे ले आओ 2/3 और इस ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इससे तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा h प्लस बी ओवर √this जी ए ओवर 4π²। बट अभी भी हमारे पास कोई ख़ास वो नहीं बना, y हमारे पास आइसोलेट आ गया, ठीक है। अभी हमने h को भी आइसोलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, h इनको अलग-अलग करके लिख लो। इनको पता है क्या करो, फिर इसको आप ऐसे करके लिख लो, आपके पास जो यहाँ पर आ रहा है ना
t2/3, इसको ये y हो गया, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा h, एंड देन h के साथ आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1/√GA/4π², और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा b/√GA/4π²। तो अब आप इसको कह सकते हो कि ये जो है आपके पास बन गया y, ये h आपके पास, देखिए h तो हमारे पास mx नहीं होगा, h आपके पास x होगा, ये x है, ये m है, और ये आपके पास प्लस, ये थोड़ी सी mx पे गड़बड़ हुई है, बट बात वही बन रही है हमारे पास। x एक्सिस में हमारे पास h आ गया, इसमें ये आ गया, और m हमारे पास ये बन गया, c हमारे पास ये बन गया, तो वी आर ऑल सेट, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका जो ग्रेडियंट है ना वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे 1 मिनट बस देखने दो, बाकी ठीक है, आई थिंक दिस इज़ करेक्ट। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेडियंट जो आ रहा है और जो वो आ रही है। अब ग्रेडियंट की वैल्यू हमें दे के रही थी, वैसे ग्रेडियंट की वैल्यू, अच्छा पहले ग्रेडियंट की वैल्यू हम निकालते हैं इसके अंदर से ना, फिर हम इसको करते हैं। तो लेट्स फाइंड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए दो आप कोई से भी पॉइंट ले लो, बेहतरीन पॉइंट्स। तो इसमें तो वैसे कोई अच्छा पॉइंट बन नहीं रहा, तो एक पॉइंट आप यही ले लो। ये वाला पॉइंट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12, और यहाँ पे अगर करो तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। अब इसको गिन लेते हैं, यहाँ पे कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 10 बॉक्सेस आ रहे हैं, और डिफरेंस कितना आ रहा है 400। तो 400/10 करो, 40 का डिफरेंस आ रहा है, ये 12 40। ये पीछे वाला ले लो ना, क्या करूँ, मैंने कहा ये पीछे वाला पॉइंट है जो 7 है। हाँ वो वाला, ये वाला क्या है, 11 पे, हाँ ये वाला इजी है। हाँ ये वाला ज़्यादा आसान है, चलो ये वाला ले लेता हूँ, इसको इग्नोर करो, ये वाला ले लेता हूँ। ये वाला पॉइंट अब हमारे पास क्या बनेगा 11 और 1200। और कोई आसान पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, ये वाला शायद, हाँ यही वाला बन रहा है मेरे ख्याल में। इसमें बन जाएगा 3, और ये क्या बन जाएगा, इनका हाफ क्या होगा भला हमारे पास, 400 600, हाँ 600 होगा, तो ये बन जाएगा 600, 3 600 और 11 200। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए, इनसे हम करते हैं ग्रेडियंट फाइन। अब ग्रेडियंट को मैं यहाँ पे स्पेस वैसे कम हो रही है, बट चलो साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे 2 मेरे पास पॉइंट्स आ गए, एक मेरे पास आ गया 3 और 600 वाला, और दूसरा जो पॉइंट है मेरे पास वो आ गया 11 से 1200 वाला। तो ये हो गया है 11 से 1200। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। तो फॉर दिस व्हाट वी कैन डू इज़ 1200 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, एंड देन -600 ओवर हमारे पास आ जाएगा 11 एंड देन -3। तो इसका आंसर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1200 - 600 ओवर 11 - 3, एंड इट शुड बिकम 75। तो 75 इज़ गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ आर एम। ग्रेडियंट की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने इसको इसके इक्वेट कर देना है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, मैं कह सकता हूँ m = 1/√3 GA/4π², और इसमें हम ऐसा करते हैं कि इसको हम फिर यहाँ पे ले जाते हैं ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा GA/4π²। हमारा गोल क्या है, a फाइंड करना, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/m। अब यहाँ पे अंडर रूट हो रहा है, इसको एज इट इज़ लिखे रहने दो। और g की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, 6.67 समथिंग होती थी, क्या थी 6.67 × 10⁻⁻11, ये इसकी वैल्यू होती थी। और a को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो, या हम वैसे इसको ख़त्म ना कर लें अंडर रूट को, यहाँ पे 4π² कर लो, इसको मेरे ख्याल में ना ख़त्म कर लो अंडर रूट को, और इसको क्यूब कर लो, तो आई थिंक दिस वुड बिकम बेहतर। तो इसको एज इट इज़ रहने दो, और इसको आप ना क्यूब कर लो। तो इसको यहाँ पे ऐसा करो, क्यूब कर लो। तो यहाँ पे इसको जब हम क्यूब करेंगे ना, तो आ जाएगा 1/75 का क्यूब। और अब a को सब्जेक्ट बनाओ, अब आराम से हो सकती है कैलकुलेशन। तो 75 का क्यूब हो जाएगा, एंड देन इंटू 6.67 × 10⁻⁻11, और 4π² से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है इसको। ये हमारे पास 14 कुछ करके आंसर आएगा, बस मुझे कंफर्म करना दो। इसमें कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 मिनट, एक मेरे ख्याल में ना इशू हमने किया। इसमें हमारे पास जो 12 आ रहा है ना यहाँ पे आंसर, 1 मिनट कहाँ पे गया, हमारे पास ये ग्रेडियंट में हमने एक को इशू कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने कहा हुआ था कि आपकी जो पावर आ रही है ना 10⁻6 आ रही है, तो 10⁻6 आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का बस ध्यान हमें रखना पड़ेगा इसका भी।
तो इसमें हमारे पास आ क्या रहा है आंसर 11 माइनस 3 अगर कर लें और इसको साथ ही में जो भी इसका आंसर आएगा ना उसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो 10 रेज़ टू पावर 6 से भी, तो ये चीज़ भी करनी होगी हमें। तो ऊपर अब हो जाएगा 600 ओवर 11 माइनस 3। सर तो ऊपर 2/3 से नहीं करना कहाँ पे? ऊपर, नहीं वो हमारे पास t ऑलरेडी 2/3 में अवेलेबल है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिखाता हूँ एक मिनट। तो 3 वेरिएबल है लेकिन ये तो नहीं है ना 1200 और 600। नहीं तो करना पड़ेगा। देखो ये पता है क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास जो y आ रहा है ना, y हमारे पास t रेज़ टू द पावर 2/3 ऑलरेडी आ गया, तो ये जो वैल्यूज़ है ये भी ऑलरेडी 2/3 में है। मतलब क्योंकि ये देखो y की वैल्यू ये, तो 600 और 1200 ऑलरेडी कन्वर्टेड है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो h आ रहा है ना, h बेचारा अब हमारे पास खाली h है, इसको हमने h इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 नहीं लिखा, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, लेकिन t ऑलरेडी कन्वर्टेड है। वो कह रहा है y की वैल्यू है ही है, तो जो भी t की वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड होगी, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसे वहाँ पे वाई एक्सेस पे लिखा भी हुआ है, तो इससे ना परेशान हो, ये वही है, सही है। तो यहाँ पे बस चेंज ये आएगा कि आपके पास ये बन जाएगा, एक मिनट तो मुझे ना बस इसको फिक्स करना। यहाँ पर ना आपके पास आंसर बन जाएगा 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 करके बन जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इसको यहाँ पे ना आगे चेंज कर दो, और मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई इशू है, होपफुली 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ये कर दो। अब इसको हम कर लेते हैं, ए को सब्जेक्ट बनाओ, तो आपके पास क्या होगा 4π² आपके पास ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, और इसको मल्टीप्लाई करवा दो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 से। तो इस तरह करोगे ना तो आपके पास आंसर तो वैसे अजीब व गरीब ही आ रहा है यहाँ पे। -5 आएगा -6 -5 कहाँ पे? अच्छा ओके, यहाँ पे इसके अंदर ठीक है ठीक है, लेकिन फिर भी ना मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा इसके अंदर से आंसर सही आ रहा है हमारा, बट देख लेता हूँ एक मिनट। 4π² कर लिया, देन डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 इंटू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11, 7.89 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15। एक मिनट बाकी सीम देखने दो। अच्छा इसमें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 आ रही है, लेकिन मेथड तो उसका भी सेम ही है, तो हम क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पे अंडर रूट था, √4π², इसको हम यहाँ पे ले गए, m को हम यहाँ पर ले आए, क्यूब से मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा एक मिनट, क्यूब से मेरे ख्याल में मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा इसको, वो भी मुझे करने दो। 4π², आप लोग भी एक दफ़ा ना कैलकुलेशन इसकी कर लो। ओके ठीक है, सही आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 किलोग्राम्स, तो दिस इज़ आवर आंसर, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन की वो मिस्टेक थी, क्यूब नहीं मैं ले रहा था। यहाँ पे जो एग्जामिनर ने आंसर दिया हुआ है 1.3 दिया हुआ है, लेकिन उसकी आपको अनसर्टेनिटी या जो एरर होता है वो दे देता होता है, कर लेगा एक्सेप्ट, बिकॉज ग्रेडियंट की वैल्यू डिफरेंट हो जाती होती है, ठीक है। तो ग्रेडियंट की वैल्यू डिफरेंट हो रही है, इसलिए हमारा आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंट आ रहा है। तो बाकी और इसमें कोई मसला नहीं है, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसको आप यहाँ पे लिख दो कि ए की वैल्यू आपके पास अब क्या हो जाएगी, इट शुड बिकम 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24, और इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे किलोग्राम्स। और अब बी का आपने फाइंड करना है, बी आपके पास क्या है, बी इज़ बेसिकली योर रेडियस। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरसेप्ट आपके पास आ रहा है वो उसको हमने देखना है, ग्रेडियंट को तो हमने देख लिया, इंटरसेप्ट आपके पास, इंटरसेप्ट को ना हम इसके इक्वल्स टू कर देंगे। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे देखो क्या आता है, यहाँ पे इंटरसेप्ट आपके पास ये बन रहा है। अब ये तो हमारे पास जो एग्जामिनर ने वैल्यू दी है वही आ जानी चाहिए एक्यूरेट बिल्कुल। तो ये जो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, इट्स इक्वल्स टू आप कह लो 760 बन रहा है, बल्कि नहीं 360 बन रहा है यहाँ पे, ये 360 हो जाएगा, और 40 के यहाँ पे यूनिट्स हैं। तो इस तरह करके यहाँ पे ना अरेंजमेंट हुई है।
तो ये 360 इसका वो बन जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आप क्या करो, आप यहाँ पे 360 को इक्वल्स टू कर दो b ओवर वही चीज़ अंडर रूट जी ए ओवर 4π², और यहाँ पे इसको ले जाओ, ये हो जाएगा जी ए ओवर 4π² इक्वल्स टू b ओवर 360, और ये हो जाएगा आपके पास क्यूब। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, और यहाँ पर आपके पास आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और a की जो वैल्यू है वो आपके पास आ चुकी है 1.4, तो हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻24, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4π² इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा b3 ओवर 363। तो इसको कैलकुलेट कर लो क्या होता है, 360 को क्यूब से मल्टीप्लाई करो, एंड देन आपके पास ऊपर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1.4 इंटू 10⁻24 ओवर आपके पास हो जाएगा 4π², और ये सब आंसर आ गया। अब इसको दोबारा से आपने अंडर रूट लेना है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ये क्यूब आ रहा है, तो इसका अंडर रूट 3 लो, तो आपके पास 1.05 करके कुछ आएगा, तो हो जाएगा 1.05 इंटू 10⁻10। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। एक मिनट कंफर्म करने दो बस मुझे। सर जी बी तो y इंटरसेप्ट नहीं है, तो ऊपर y इंटरसेप्ट है नहीं, तो फिर आपने कितनी रख दिया? नहीं, हमने पता है क्या किया, हमने यहाँ पे जो c आ रहा है ना, c को हमने इसके इक्वेट किया b ओवर जो भी आ रहा है। वैसे आंसर हमारा सही नहीं आ रहा, तो इसमें भी कोई गलती है। तो ये नहीं करना था c इक्वल b जो भी है उसको उधर उठा के भेज दिया, बात खत्म। नीचे 360 आ रहा है। नहीं 360 आंसर नहीं, आंसर हमारे पास है 4.6। उसने y इंटरसेप्ट उसने 3 ही निकाला है, ठीक है, लेकिन उसने पता है किस तरह किया, उसने किया इंटरसेप्ट इक्वल्स टू ग्रेडियंट इंटू बी। एक मिनट, इंटरसेप्ट इंटू ग्रेडियंट इंटू बी, लेकिन आना तो हमारा भी वैसे सही चाहिए, क्योंकि मेथड तो यहाँ पे सही लग रहा है। जी ए ओवर 4π² इक्वल्स टू दिस। एक मिनट, लेट मी recalculate this। 360 क्यूब 6.67। सर y इंटरसेप्ट क्या है? 360। आंसर तो 2.1 कुछ आ रहा है। नहीं 2.1 तो नहीं आना चाहिए। उससे ना किया, उसने भी यही मेथड से हुआ है, लेकिन आंसर हमारा क्यों डिफरेंट आ रहा है। 360 तो उसका भी y इंटरसेप्ट आ रहा है, y इंटरसेप्ट तक सेम है। एक मिनट, अगर हम यहाँ पर करें इंटरसेप्ट इक्वल्स टू ग्रेडियंट इनटू b करें, तो फिर क्या होता है। ग्रेडियंट आपके पास भला क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्रेडियंट ये है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट दिस जी ए ओवर 4π² इंटू आप कह लो कि आपके पास आ जाएगा b। तो ये टेक्निकली सेम ही चीज़ बन रही है हमारे पास जो हमने की है। कोई सर तो आपने क्यूब क्यों लिया b के ऊपर? कहाँ पे, तो क्यूब आएगा नहीं b के ऊपर। नहीं मतलब कि लिया क्यों, डायरेक्ट उधर से 360 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते नीचे से, एक ही वैल्यू तो पता है हमें। नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी अगर ना भी करें तो इतना कोई इफेक्ट तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने पता क्या किया, मैंने यहाँ पे अंडर रूट क्यूब को मैं यहाँ पर ले गया, 360 नीचे आ गया, फिर यहाँ पे हमने वो ले लिया क्यूब से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों साइड पे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह हो रहा है हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू। आपका मेरा डिफरेंट आ रहा है ना, मैंने डायरेक्ट किया है तो मेरा 2.1 आ रहा है और आपका 1.4 आ रहा है। चलो एक मिनट सब्र करो। अगर हम यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू अब ले लें 7.5 समथिंग ले लें, फिर क्या होता है। एक मिनट, अगर इसको डायरेक्ट ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास ग्रेडियंट के इक्वल्स टू है। m की वैल्यू हमें ऑल्दो अभी पता है ऑलरेडी, जो कि हमारे पास है 7.5 इंटू 10⁻⁻5 है ना, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें b से और यहाँ पे 360 आ जाए, फिर देखते हैं। 360 ओवर 7.5 इंटू 10⁻⁻5। एक मिनट,
हाँ, अब हमारे पास आंसर सही आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे, लेकिन अब हमारे पास ना सही आंसर आ गया, और ये भी टेक्निकली सही तरीका है, बट ये वाला क्यों नहीं चला, ये जो हमने अभी किया था यहाँ पे, देखने दो मुझे इसको थोड़ा। GA/4 या क्या किया इसमें, क्योंकि इक्वेशन हमारी यहाँ तक सही है। आई एम कॉन्फिडेंट कि यहाँ तक ना इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट आ रही है, क्योंकि ये वाला चलता ही ना अगर हमने कोई स्टेप गलत किया होता, बिकॉज इस तरह अगर हम करें तो सही आ रहा है। अगर डायरेक्टली हम इसके अंदर ग्रेडियंट का वो जो भी वैल्यू है वो डाल दें, लेकिन अगर इसके अंदर हम इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ डालते हैं और फिर इसको करते हैं, फिर नहीं आंसर सही आता। अच्छा, 1 मिनट, पता लग गया मुझे इशू, क्या इशू है। 1 मिनट, बल्कि 1 मिनट, शायद वो भी इशू नहीं है, बी नहीं, बल्कि नहीं, ये इशू नहीं है, कुछ और है। अगर H और B यहाँ पर आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें खैर मुझे लॉजिक नहीं मुझे पता लग रही कि ये वाला आंसर हमारे पास क्यों गलत आ रहा है और ये वाला क्यों सही आ रहा है, लेकिन मुझे फिर यही हो सकता है कि उन्होंने खुद से हमें कहा है कि आपने ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट यूज़ करना है, तो वही वाला यूज़ करके करो तो आपके पास यहाँ पे एक्यूरेट आंसर आ रहा है। अगर आप खाली ये ग्रेडियंट यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे जो भी हमारे पास ये वाली एक्यूरेट वैल्यू आ रही थी, इसको यूज़ करके करो तो फिर सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल दुरुस्त आता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन वैसे गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, तो वो तो खैर मुझे भी अब यहाँ पे लॉजिक सही तरीके से समझ नहीं लग रही कि उन्होंने क्या ही किया यहाँ पे। लास्ट ट्राई करने दो बस, मुझे लास्ट ट्राई करके देख लेता हूँ क्या हमारे पास था। y इंटरसेप्ट था ना, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास c की वैल्यू हो जाएगी। y इंटरसेप्ट मस्ट बी इक्वल्स टू b ओवर ये, या इसको आप कह दो b इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट दिस GA ओवर 4 पाई स्क्वायर। एक दफ़ा इसके अंदर ऐसे ही भी करके इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे 360 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा b, और b के नीचे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी अंडर रूट दिस 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू a की वैल्यू क्या थी 1.4 इंटू 10⁻24, नीचे आपके पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो अब इसका क्यूब भी यहीं पर रख लेते हैं और इसको करके देखते हैं। 1.4 इंटू 10⁻24 ओवर 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट अब आएगा, और 1 ओवर हो रहा है हमारे पास, तो वो भी कर लिया हमने। 360 ओवर ये कर लिया। आप बताओ ईमान। सर आंसर 4.7 into 10⁻6 है। 4, हाँ जी यही आ रहा है। तो मेरा तो यही है। तो क्या इसी इक्वेशन से यही वाला आ रहा है? सर आपने जो b क्यूब किया है ना, मैंने इस तरह नहीं किया, मैंने डायरेक्ट किया। अच्छा, जैसे आपने 360 इक्वल्स टू b ओवर सारा लिखा है ना, मैंने वहीं से उसको 360 के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, फिर कैलकुलेशन में ना कोई यहाँ पे इशू होगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे ले गए, यहाँ पे फिर क्यूब हो जाना चाहिए। चलो एक दफ़ा मैं करता हूँ इसको ऐसे ही, मैं ना एज इट इज़ ये जो इक्वेशन आ रही है इसको मैं करके देख लेता हूँ। अंडर रूट क्यूब आ गई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ए की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻24 इंटू 6 ओवर हमारे पास 4 पाई स्क्वायर है, अंडर रूट 3 इंटू 360 1 2 3
ठीक है, मेरा भी सेम आंसर आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे ना कैलकुलेशन की कोई मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक है, बिकॉज कैलकुलेशन मेरे ख्याल में लंबी हो रही है, तो यहाँ तो मैंने कोई इशू कर दिया यहाँ पे, लेकिन ये सही है बिल्कुल, मेरे ख्याल में दुरुस्त ही आ रहा है। अगर इसकी भी कैलकुलेशन करें ना तो आ जाना चाहिए आई थिंक सही। एक मिनट दोबारा इसकी मैं करके देखता हूँ एक दफ़ा, ताकि मैं देख लूँ कहीं मेथड में मसला या किसी और चीज़। 1.4 इंटू 10⁻24 ओवर हमारे पास आ जाएगा 4π²। अच्छा, इसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना 360 क्यूब से, अंडर रूट ये आ जाएगा। जी स्क्वायर सिर्फ 4 पाई के ऊपर है कि 4 के ऊपर सिर्फ पाई के ऊपर है हमारे पास। और आंसर क्या है? आंसर है 4.7 इंटू 10⁻⁶। नहीं, इस तरह करके ना इशू हो रहा है। ये जो इक्वेशन है ना, ऐसे अगर हम करें तो इशू हो रहा है उसके अंदर, बट अगर इसी तरह सॉल्व कर लेना तो हमारे पास एक्यूरेट आंसर आ जाता है। इसको फिर इग्नोर करो, इसको ना एज इट इज़ फिर ये वाली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करो तो आंसर सही आ जाएगा आप लोगों के पास। अब उसमें खैर कोई होगी कोई इशू जो कि मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे चला गया, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, इसको फिर ना दो मेथड से आप लोग कर सकते हो। यहाँ तो आप जो जिस तरह हमने नीचे वाला किया वैसे कर दो, यहाँ तो आप इस तरह कर दो, वो फिर आप पे डिपेंड करता है। सर तो m किधर गया है? किसके किधर क्या गया? क्या गया? देखो Y- ये जो हमारे पास चीज़ आ रही है ना 1 ओवर करके हमारे पास चीज़ आ रही है, ये हमारे पास पूरा ग्रेडियंट है। या मेरे ख्याल में जो इशू है इसके अंदर एक तो x किधर गया? कौन सा x तो था ही नहीं इसके अंदर कहीं पर। y इक्वल mx प्लस c में नहीं पुट करना आपने लाया? नहीं, वो मैंने पता है क्या किया, लॉजिक यहाँ पे ये किया कि जो हमारे पास c आ रहा है ना उसको मैंने इसके इक्वल्स टू कर दिया। इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया, c इक्वल्स टू b ओवर जो भी हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इस हिसाब से इसको सॉल्व किया। खैर इसको ना फिर इसी मेथड से आप लोग कर लो, कोई ना कोई इशू होगा इसके अंदर फिर वही वाला, तो इसको फिर ऐसे ही आप लोग देख लो। यहाँ पर आप कर लो GA ओवर 4π² आपके पास एज इट इज़ जो आ रहा है, और इसको फिर ना आप √3 है, इसको फिर मल्टीप्लाई करो 360 से, और इसको आप इक्वल्स टू कर लो b के। तो इसको आप b के इक्वल्स टू करोगे ना तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए 4.7 इंटू 10⁻⁶, और ये वेरीफाइड होके आ जाएगा, यही आंसर आएगा आपके पास 4.7 इंटू 10⁻⁶। और इसको आप कह लो इसके जो यूनिट्स आ रहे हैं वो मीटर्स में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह कर लो। यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन की मिस्टेक अभी भी पता नहीं लगी क्या होगी, क्योंकि अगर इसके अंदर से हम रिमूव करते हैं, इसको पावर ले लो, स्क्वायर कर लो, तो ये भी स्क्वायर होगा। पता नहीं, खैर इसकी मुझे मिस्ट्री अभी भी नहीं समझ आई। वो जो हमने की थी वो भी चल जाना चाहिए था, बट आई रियली डू नॉट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। बट इस तरह अगर करोगे तो चल जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह कैलकुलेशन करना, यू शुड गेट दी अप्रोप्रिएट आंसर। लंबी कैलकुलेशन में ना अक्सर इस तरह के मसले शायद हो जाते होते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर उसी की वजह से हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, never mind guys, I made the most stupidest mistake ever and I did it again and again. never mind, वो जो हमने चीज़ कर रहे थे ना वो सही थी। मैंने पता क्या किया था, मैंने यहाँ पे b के साथ आपके पास ना वो आ रहा था, क्यूब आ रहा था, तो आई केप्ट टेकिंग स्क्वायर रूट। इंस्टेड आपके पास होना क्या चाहिए था, आपके पास अंडर रूट होना चाहिए, तो उस मेथड से भी आपके पास सही आ जाएगा। सॉरी गाइस, आई जस्ट केप्ट वो मैंने ना बार बार उसको अंडर रूट ही में लेता गया उसको बार बार, वो जो 2 वाला अंडर रूट होता है ना 1/2 उस तरह किया गया। 1/3 करना था इस क्वेश्चन में, तो वो वैसे भी आपके पास ना सही आंसर आ जाएगा, तो कोई भी यहाँ पे मसला नहीं था। ये बिल्कुल ही करेक्ट इक्वेशन है आपके पास। वो जिस तरह मैंने भी इक्वेशन पहले लिखवाई थी उस तरह भी अगर करोगे तो आंसर सही आएगा। वो मेरे पार्ट पे ना कैलकुलेशन की मिस्टेक थी। आप लोग भी ना अपने साथ साथ कैलकुलेटर्स रखा करो, क्योंकि कभी कभार इस तरह हो जाता होता है, अभी फिर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए।
अच्छा, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी सी मैं क्लास एक्सटेंड कर लेता हूँ आज 10-20 मिनट्स। पेपर 4-2 ये है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दो चीज़ें हमारी रहेंगी बस इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है, ये हमने अभी नहीं किया। और मई जून 24 को देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, इसको हम देखते हैं। Wait a second. अच्छा, इस क्वेश्चन के तो हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय द फील्ड ऑफ फोर्स। तो फील्ड ऑफ फोर्स हम सबको पता क्या होती है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये आपके पास होती है रीजन ऑफ स्पेस वेयर अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है। तो ये आपके पास होती है फील्ड ऑफ फोर्स, रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस वेयर अ पार्टिकल experiences a force। where a particle experiences a force, एक ये चीज़ होगी। और इसके बाद आपके पास आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास क्या होती है, हम सबको पता है, इट्स फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स पर यूनिट मास इज़ व्हाट, इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये आपके पास होता है, आप इसको कह सकते हो F इक्वल्स टू जो mg होता है ना, वो वाला फॉर्मूला लगेगा, फोर्स पर यूनिट मास। यहाँ पे आपके पास हो जाता है F/m इक्वल्स टू g। तो इस हिसाब से हमने कह दिया कि फोर्स पर यूनिट मास है, ठीक है। अब इसके बाद वो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, एन आइसोलेटेड प्लानट मे बी अज्यूम्ड, एन आइसोलेटेड प्लानट मे बी अज्यूम्ड टू बी a uniform sphere of radius this with its mass of this concentrated at its center. Calculate the gravitational field strength at the surface of the planet. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला हम लगाएंगे G इक्वल्स टू Gm/r²। तो यहाँ पर हमने अगर G कैलकुलेट करनी है तो ये हमारे पास हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मैस हमारे पास कितना हो जाएगा 6.42 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रेडियस, एंड रेडियस इज़ गोइंग टू बी 3.39 इंटू 10⁻6 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम देखते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6.42 इंटू 10⁻23
ओवर 3.39 इंटू 10। सर और एम भी आएगा। एक मिनट। अच्छा, इसमें एक और एम इसलिए नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे ना उसने बात किया कि एक आइसोलेटेड बॉडी है आपके पास, तो ये सिंगल एम आपके पास आएगा फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। दो इसके फार्मूला से, एक सिंगल एम के साथ था और एक डबल एम के साथ था। अगर आइसोलेटेड बॉडी ना होता तो फिर आपके पास वो है। अच्छा, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 3.73, तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इन बी एट विच द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज 1% लेस देन इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। अच्छा, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट एट विच इट्स ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज 1% लेस देन इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, हाइट हमने कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला तो हम ये यूज़ करेंगे, और बस ये हम करेंगे कि हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू आ रही है उसको हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इक्वल्स टू कर देंगे gm/r²। तो ये प्रीवियस हमारे पास कितनी आ रही थी, 3.373। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या थी, सरफेस पे हमारे पास 3.73 थी, तो उसको 1% अगर हम लेस कर दें, मतलब 1% उसके अंदर से हम निकाल दें, तो बल्कि 1% अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 0.99 समथिंग बनेगा अकॉर्डिंग टू परसेंटेजेस। तो ये बन जाएगा, यहाँ आप इसको ना डायरेक्टली आप इसको कर दो 0.99 से मल्टीप्लाई, 0.99 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 100% में से 0.1 निकाल दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इक्वल्स टू रख दो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मैथ्स आपके पास आएगा, मैथ्स कितना है 6.42 इंटू 10⁻23 ओवर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने हाइट आपने फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो रेडियस होता है ये आपका रेडियस वाला रेडियस नहीं है, ठीक है, तो इससे इसको कंफ्यूज ही करना। आपके पास हो सकता है यहाँ पर कभी की बार इसके अंदर रेडियस भी लग जाए, लेकिन कभी की बार हो सकता है इसके अंदर हाइट भी लग जाए और टोटल सेपरेशन भी लग जाए, तो इस तरह आपने इसको ना कंफ्यूज नहीं करना। तो अब इसको यहाँ पे फाइंड कर लो क्या इसका आंसर आता है। इसका आंसर आपके पास आ जाना चाहिए, इफ़ वी कैलकुलेटेड डायरेक्ट तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6.42 इंटू 10⁻23 ओवर 0.99 ओवर 3.73 और अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 करके आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻6। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन देखो ये वाली जो वैल्यू आपके पास आ रही है ना, यहाँ पर मेरे ख्याल में आपके पास ना खाली टोटल जो उसने डिस्टेंस दिया ना वो आ रहा है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट एट विच द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज 1% देन एट द सरफेस। अब देखो ये वाला जो था ना, इसको मैं थोड़ा सा ना डायग्राम बना के भी आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज इस तरह का एक वो प्लैनेट आ रहा था और इसमें वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, आइसोलेटेड प्लैनेट इज एज्यूम टू बी एट द यूनिफॉर्म कैलकुलेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। सरफेस ऑफ द प्लैनेट लेट्स सपोज ये कंसिडर कर लो, तो अगर सरफेस ऑफ प्लैनेट आपका ये है तो मुझे बताओ इसमें जो रेडियस आपका होगा वो क्या होगा, रेडियस आपके पास ये हो जाएगा, ये आपके पास सेपरेशन होगी। तो डायरेक्टली जो यहाँ पे रेडियस है वो आपने आर के अंदर प्लग इन कर दिया, नो इश्यूज एट ऑल। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका जो ग्रेविटी आपने फाइंड करनी है वो आपने प्लैनेट की सरफेस से आगे करके फाइंड करनी है। तो वो कह रहा है कैलकुलेट दी हाइट अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट पे हमने इसकी ना हाइट कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक बनेगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट था ना पहले यहाँ पर था, अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा वो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर उसकी हमारे पास आ जाएगी हाइट आ जाएगी, ये उसकी हाइट होगी और ये हमारे पास उसका हो जाएगा टोटल जो भी उसका रेडियस है ना, तो ये उसका हो जाएगा रेडियस। और आप यहाँ पे कह सकते हो रेडियस प्लस हाइट इक्वल्स टू आर, तो ये आपके पास यहाँ पे हो रहा है। तो इस आर के अंदर आपके पास हाइट भी है और रेडियस भी है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि दिस इंक्लूड्स हाइट प्लस रेडियस। तो हाइट किस तरह आएगी आपके पास, हाइट आपके पास आएगी यहाँ पे हाइट इक्वल्स टू 3.4 इंटू 10⁻6, इसके अंदर से रेडियस माइनस कर दो, रेडियस कितना था 3.39 10⁻6, 3.39 इंटू 10⁻6, तो ये चीज़ इसके अंदर से माइनस करो। आई थिंक यू शुड गेट 0.1 समथिंग, 3.4 इंटू 10⁻6 माइनस 3.39 इंटू 10⁻6, तो बल्कि 10,000 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी ना यहाँ पर हाइट हो जाएगी। इसको अगर आपने एक्यूरेट फॉर्मेट में लिखना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ 1 2 3 4 करके ना इसको आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो इसका आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर आपके पास बन जाना चाहिए 1
इंटू 10⁴। तो ये यहाँ पर आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। तो ये मुझे बताओ, इज़ दिस क्लियर? यहाँ पर किसी चीज़ की इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हमने बस इस तरह करना था। अच्छा, 1 मिनट बस था, मुझे कैलकुलेशन वेरीफाई करने दो, फिर मैं आप लोगों को जाने देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा हमारे पास ना मार्किंग सी में डिफरेंस आ रहा है। 3.73 इंटू 0.99, 1 2 3 4 5 6, रेडियस की वैल्यू क्या थी? 3.39 इंटू 10⁶। ओके, अच्छा इसमें ना थोड़ा सा आपके पास ना यहाँ पे डिफरेंस आएगा। इसको पता है क्या करोगे, यहाँ पे ना मैंने वैल्यू जो थी वो राउंड ऑफ कर दिया। अब बीच में राउंड ऑफ मत किया करो, ठीक है? वो एक थोड़ी सी एक बैड प्रैक्टिस होती है, हमेशा एंड पे राउंड ऑफ करो, तो वैल्यू थोड़ी बहुत ना आपकी चेंज हो जाती है। इसको अगर इस तरह करोगे ना तो यहाँ पे गलती हो सकती है। तो 3.73 इंटू 0.99 ये आपके पास आ जाना चाहिए 3405323 करके। यहाँ इसको आप लिख लो 3.405 समथिंग इस तरह करके। तो ऐसे करके इसको लिख लो। तो इसको ना थोड़ा सा चेंज कर दो, आपके पास वैल्यू यहाँ पे चेंज आएगी। यहाँ पर इसको आप लिख दो 3405323 और इसको आप माइनस कर लो 3.39 इंटू 10⁶ से। तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पे 15323.83। तो इसको अब हमने करना है और इसको अब देख लो कितने SF पे अब इसको आपने करना है। यहाँ पे आपके पास कितने SF पे ये सब कुछ हो रहा है? 1 2 3 SF पे, 3 SF पे हो रहा है, तो 3 SF पे कर दो इसको, 1 2 एंड देन 3 SF। तो यहाँ पे आपके पास 1.53 समथिंग बनेगा और कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं? 1 2 3 4, 1.53 इंटू 10⁶। तो इस तरह करके इसको लिख दो। मार्किंग सी में उन्होंने आंसर 2 दिया हुआ है, लेकिन अगर इसको भी आप ऐसे भी लिख लोगे ना तो एक्सेप्ट यहाँ पे कर लेगा। यहाँ पे उसने थोड़ी सी वहाँ पे उसने डिफरेंस दिया हुआ है 1.3 इंटू 10⁶। तो बस ये देख लेना, जो भी आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यूज़ आ रही होती है ना, उनको आप ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे प्लग इन ना करो, पहले सबको एक दफ़ा कैलकुलेट कर लो, एंड वाली जो चीज़ आएगी ना उसको फिर अप्रॉक्सीमेट कर देना। तो दिस शुड बी करेक्ट। मार्किंग सी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 SF पे इसको किया हुआ है। 1 SF पे कर देंगे तो आपके पास आंसर 2 के इक्वल्स टू आ जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट दे हैव डन। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ।